हल्द्वानी में युवा आभार रैली में पहुंचे सीएम धामी। युवा बेहतर बनाने पर की चर्चा। समूह ग की भर्तियों पर होगा साक्षात्कार खत्म। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर पहुंचे सीएम धामी। दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। हेल्थ और टूरिज्म पर विशेष ध्यान दे रही है सरकार। महोत्सव में लाइट शो रहा आकर्षण का मुख्य केंद्र। पौड़ी डीएम से मिली अंकिता की मां। सरकार गंभीरता से नहीं ले रही मांगों पर विचार। अंकिता की मां ने दी आंदोलन की चेतावनी। लोक अभियोजक की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल। देहरादून में विद्युत दरों को लेकर हुई जनसुनवाई। बिजली के दामों को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी नई विद्युत की दरें। और चमोली में पेड़ काटने मामले में पकड़ा तूल। पौधों के झुलस जाने से वन संपदा को हुआ नुकसान। जांच के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। रेंज अधिकारी ने लिया संज्ञान। कार्रवाई है लगातार जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की है। जी हां, आपको बताएं कि इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया और आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को और अधिक बेहतर बनाना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बन पाया है। सीएम धामी ने कहा कि हम युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का निर्णय ले रहे हैं। आगे धामी ने ये कहा कि यह सरकार पारदर्शी और कठोर नकल विरोधी कानून को लेकर आई है, जिसका फायदा गरीब घर के नौजवान युवाओं को होगा। तो वहीं G20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन उत्तराखंड को G20 के 3 कार्यक्रम मिल पाए हैं, जिसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो रामनगर में आयोजित होना है और हमने उसकी सभी तैयारियां करनी भी अब शुरू कर दी है। गौरतलब है कि आपको बताएं कि कल रामनगर की हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से रामनगर में हो रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को ना आए। उनका हमारा आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ रैली करी है, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए हमारी तरुणाई आगे आए, हमारे नौजवान आगे आए। हमारे प्रदेश के अंदर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको 3 कार्यक्रम G20 के मिले हैं और सबसे पहला कार्यक्रम हमारा अभी रामनगर में ही होने वाला है। इसी मार्च माह में संपन्न होगा, उसके लिए सारी तैयारियां प्रारंभ। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश स्थित योग भरत घाट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देश की सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं बल्कि योग और वेलनेस का उत्कृष्ट केंद्र भी है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में योग और वेलनेस केंद्रों का विकास करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और योग के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को देश विदेशों में नई पहचान भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश स्थित योग भरत घाट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया जाना समस्त प्रदेशवासियों के लिए सम्मान का विषय है, गौरव का विषय है और यह हमारा सौभाग्य है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय योगाचार्य स्वामी शिवानंद जी, रजनीकांत जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।
योग महोत्सव में आगंतुकों को जहां एक और योग, ध्यान और प्राणायाम की बारीकियों को सीखने का अवसर मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर वे नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी पाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश की आध्यात्मिक भूमि पर संध्या काल में मां गंगा की आरती, भजन, संकीर्तन और आंचलिक लोक संगीत की धुन योग महोत्सव में भाग लेने वालों को उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को जानने का अवसर देती है। आज हम कितने तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें आराम देता है और हमारी क्षमताओं को बढ़ा देता है। इसीलिए हमें योग को एक अतिरिक्त कार्य के तौर पर नहीं लेना है, बल्कि हमें योग को जानना भी है और योग को जीना भी है। हमें योग को पाना भी है और योग को अपनाना भी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व को योग का संदेश दे रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही कहा कि कुछ दिनों बाद यहाँ होने वाली G20 बैठक के बाद तो ऋषिकेश इस आध्यात्मिक भूमि से विश्व का कोना कोना परिचित हो जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घर घर में योग का प्रचार हुआ है और इसे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और आज योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ बन चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों की तपस्थली ऋषिकेश जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है, मार्गदर्शन दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बार की यात्रा में तमाम चुनौतियों के बावजूद 50 लाख से अधिक यात्री देवभूमि के दर्शन के लिए आए और इस बार अभी तक 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और GMVN को 4 करोड़ की बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। तो वहीं होटल व्यवसायियों की भी बुकिंग यात्रियों द्वारा की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आस्था पथ सेतु के विस्तार की भी घोषणा की। ब्यूरो हेड कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं पौड़ी में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां ने DM आशीष चौहान से मुलाकात की है। अंकिता की मां ने कहा कि बेटे की CA की पढ़ाई जो है बेटी की छूट गई और उनके पति बीमार भी चल रहे हैं, लेकिन परिवार की कोई सूद तक नहीं ले पा रहा है। अंकिता की मां ने कहा कि पिछले सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजन पुलिस और सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह रावत की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अंकिता की मां ने DM से मिलकर मुख्यमंत्री धामी को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी के लिए योग्य क्रिमिनल वकील उपलब्ध कराने की मांग की गई। अंकिता की मां ने सोनी भंडारी ने ये मांगों का जल्द से जल्द समाधान नहीं होने पर 6 मार्च से DM कार्यालय परिसर में परिवार और ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान DM ने कहा कि ISI से CA की पढ़ाई कर रहे अंकिता के भाई को इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दे दिया गया है और DM ने अंकिता के पिता के स्वास्थ्य की जांच के लिए CMO को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। DM डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि परिवार की हर संभव मदद के प्रयास अब हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। तो DM से अंकिता की मां ने मिली और सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, उनकी मांगों पर विचार किया जाए, इसे लेकर उन्होंने अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है। आपको बताया कि अंकिता की मां ने मांग पूरी न होने पर चेतावनी भी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। उनके जो अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए PhDC में CA आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। CM धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे मतलब 5 महीने हो गए, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें मतलब कोई न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख ही रहे हो। आज इसी विषय पे मैं यहाँ आई हूँ।
अब खबर देहरादून से है, जहां विद्युत दरों की बढ़ोतरी को लेकर राज्य के अलग अलग भागों में जनसुनवाई चल रही है। पिछले दिनों रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में जनसुनवाई के बाद देहरादून के विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई की गई, जिसमें बिजली के दामों को बढ़ाने को लेकर सभी पक्षों की बात सुनी गई। अब आयोग अपने सदस्यों के साथ बैठक करके विद्युत की दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर फैसला लेगा और विद्युत की नई दर 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। तो वहीं नियामक आयोग ने कहा है कि नई दरों को लेकर और जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला जो है वो लिया जाने वाला है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जिसमें कि विद्युत दरों के लिए ये हमारे तीनों निगम जो हैं यूपीसीएल, यूजीवीएनएल और पिटकुल अपनी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हमें भेजते हैं, जिसके हिसाब से ये बताते हैं कि सर हमारा खर्चा अगले वर्ष का ये आएगा और पिछले साल जो हमने खर्चा अलाउ किया था उसके अगेंस्ट हमने कितना खर्चा किया उसको ट्रू अप बोलते हैं। तो उसके हिसाब से इस बार जो इन सबका रिक्वायरमेंट आई है वो आई है 16.96% यूपीसीएल ने और करीबन 13% यूपी उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा, तो कुल 29% के करीब उन्होंने विद्युत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। परसों विद्युत सलाहकार समिति की बैठक होगी जिसमें कि सरकार के नुमाइंदे भी आते हैं, तो उसके पश्चात ही इस पे हम निर्णय लेंगे कि कितना दर इसमें बढ़ानी चाहिए। और जो जो सुझाव डिफरेंट कैटेगरी के कंज्यूमरों ने हमें यहाँ पे जन सुनवाई में दिए हैं, रिटर्न में भी दिए हैं, वहाँ भी बताए हैं, उन पे हम क्या क्या जो कंज्यूमर के हित में हो और जो कि हमें दोनों तरफ का बैलेंस देखना पड़ता है कि वो जो बिजली खरीद रहे हैं उनको भी उसका पैसे का चार्ज पूरा मिल जाए, उसके हिसाब से जुडिशियसली इस पर निर्णय लिया जाएगा और मार्च आखिरी सप्ताह तक हम इसको डिक्लेयर कर देंगे, जिससे कि 1 अप्रैल 2023 से ये नए टैरिफ लागू हो जाएंगे। अब खबर चमोली से है, जहां वनीकरण क्षेत्र में पेड़ों की कटान का मामला भी अब तूल पकड़ने लगा है। यही पेड़ों के कटान और वनाग्नि की वजह से कई शिशु पौधों के झुलस जाने से वन संपदा का काफी नुकसान भी हुआ है। आपको बताएं कि बीते दिनों सरकोट के वनीकरण क्षेत्र में अचानक भीषण दावानल भड़कने से वनीकरण क्षेत्र में शिशु पौधे जलकर पूरी तरह से खाक हो गए थे, जिसके बाद वन विभाग के पास शिकायत मिली और इस क्षेत्र में वनाग्नि से नुकसान के साथ ही अवैध तरीके से पेड़ों का कटान भी हुआ, जिस पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के रेंज अधिकारी हरीश यप्तियाल ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और रेंज अधिकारी हरीश थपियाल ने ये बताया कि पेड़ों को काटने की अनुमति किसके स्तर पर दी गई है, इसकी जांच अब यहां पर की जा रही है। हमारी विभागीय जांच चल रही थी जिसमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पेड़ कटे हुए, मतलब आवश्यकता से अधिक कटे हुए हैं। तो ये सरकोट वन पंचायत के अंदर पड़ता है ये वाला पूरा क्षेत्र। और अभी हमारी जो जांच चल रही है उसमें हमें 5 जो चीड़ के पेड़ हैं वो उनका चिरान कटा हुआ पाया गया है और उसके वो किस तरह से किसको दिए गए हैं उसकी भी जांच, विभागीय जांच अभी चल रही है। वैध तरीका से कह नहीं सकते हैं, इस पर विभागीय जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वैध है या नहीं है। उसके लिए सरकोट के वन पंचायत से उनके जो हमारे सारे दस्तावेज हैं, जो उनका विभागीय रजिस्टर अगर उन्होंने कोई बनाया है वो मांगा गया है, कोई रसीद अगर उन्होंने दी है वो सब मांगा गया है। जांच करने के बाद ही पूरा पता चल जाएगा। वन का नहीं है क्योंकि जो हमारी जो जितनी सारी वन पंचायतें होती हैं इनका जो मैनेजमेंट है ये इनकी प्रबंध समिति को ही दिया है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होते हैं। तो गांव वाले अपनी जरूरत के हिसाब से एक कार्यवाही रजिस्टर में इसको दर्ज करते हैं और अगर किसी को जरूरत होती है तो वो अपने हिसाब से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पेड़ दे देना ये देखना पड़ेगा किस तरह से इन्होंने दिया है, ये किस नियम से चल रहे हैं, ये हम ही पूछेंगे कि आप किस नियम से चल रहे हैं और अगर जो भी इसमें कोई जांच होगी तो उचित कार्यवाही पूरी की जाएगी इसमें। अब खबर मसूरी से है, जहां 8 साल पहले बेघर हुए 84 परिवारों द्वारा अपने विस्थापना को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, जिसको लेकर वादा निभाओ शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मसूरी गांधी चौक से वादा निभाओ शंखनाद रैली निकाली गई, जो माल रोड से होते हुए मसूरी के बलिदानी स्थल पर पहुंची। रैली के दौरान शिफन कोट से बेघर लोगों के सदस्यों के साथ समर्थन कर रहे लोगों ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी के विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शिफन कोट के लोगों को आवास देने का वादा नहीं निभाने के लिए जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं बेघर समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर जाकर शिफन कोट से बेघर हुए लोगों को आवास बनाए जाने को लेकर भूमि पूजन किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश भूमि पूजन होने के बाद भी आज तक आवास का पता नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा वादा किया गया था कि इस शिफन कोट से हटाने के बाद
15 दिन के अंदर सभी परिवारों को आवास उपलब्ध कराया दिए जाएंगे। परंतु दुर्भाग्यवश 3 साल होने के बाद भी अब तक सिर्फ ये बातें ही बनकर रह गई, धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर ये रैली जो है मसूरी में आयोजित की गई है और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर प्रतिभाग भी किया। जो संगनाथ रैली है ये तब तक चलेगी, इसके बाद धरना है और धरना हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना है, ये तब तक चलेगा जब तक जो है हमारा वादा पूरा नहीं होता। जो वादा जो है नगर पालिका अध्यक्ष जी ने किया था, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब हमारे छत टूटे जा रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम जो है 15 दिन में आपको आवास बना के दे देंगे और आपको छत दे देंगे। मगर आज 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने भूमि पूजन भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मगर आज की डेट में भी हमें जो है छत के बदला छत नहीं मिला है। हमें माननीय मंत्री जी से और अध्यक्ष जी से एक निवेदन है कि जो वादा उन्होंने किए थे वो वादा पूरा करें। किसी बात नहीं हुई है, हमारे यहाँ पे धरना शुरू हो गया है, अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हटाएंगे। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 10.5 लाख रुपए की कीमत की 105 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चेकिंग के दौरान तस्कर को पुलभट्टा से भंगा जाने वाले मार्ग पर दबोच लिया गया। उसकी तलाशी में पुलिस ने उसके पास से 105 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की है। उन्होंने ये बताया कि पकड़े गए तस्कर से पूछताछ में अपना नाम राम बहादुर उसने बताया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपित राम बहादुर सहित स्मैक डीलर आकाश अग्रवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई लगातार की जा रही है। कल रात को पुलभट्टा पुलिस की टीम को उनकी इतने दिन से कई दिन से मेहनत पे लगे थे, उनका एक बेहतरीन सफलता हासिल उपलब्ध हुई है। तो जिसमें जो है पुलभट्टा पुलिस टीम को जो है 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर जो है गिरफ्तार में आया है और मौके से एक और बड़ा लेवल का स्मैक तस्कर है जो इसको डील के साथ में आया था, वो जो है मौके से फरार हुई है। परंतु हमने इसको आइडेंटिफाई करके इसको 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसका नाम भी हमने उजागर करके उसको 29 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा भी हमने पंजीकृत किया है। एक मेजर सप्लायर और एक तस्कर दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक सप्लायर का गिरफ्तारी हुई है, दूसरा सप्लायर का भी इसी में गिरफ्तारी हो जाएगा। 105 ग्राम का स्मैक का मतलब है 10,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू रहता है। पिछले साल का जो क्राइम का वो है ना एनडीपीएस का रिकवरी से उसका लगभग बराबर ही हमने ऑलरेडी रीच कर लिया है। मतलब कमर्शियल क्वांटिटी से में ऑलरेडी 50% से भी ऊपर हो गया है। कुल मिला के पिछले साल में 19 हुआ था, ऑलरेडी इसमें 7-8 से ऊपर हो गया 2 ही महीने। अब खबर खटीमा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अस्थायी पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कातियाल, क्षेत्राधिकारी वरवीर सिंह और साथ ही वरिष्ठ उप निरीक्षक अशोक कुमार विधिवत पूजा अर्चना इनके द्वारा की गई। और इस अवसर पर झनकट के प्रधान हीरा सिंह जेठी समेत तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जिला उधम सिंह नगर के करबट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टोसी ने उक्त आवास पर बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। पब्लिक के सभी लोगों का ये डिमांड था कि झनकट जो है कटीमा थाने से काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ पुलिस की चौकी की नितांत आवश्यकता है। तो इसीलिए हम लगातार प्रयासरत थे। तो विगत कई 1 वर्ष का मेहनत का प्रतिफल बोलिए स्थानीय जनता द्वारा अपने जन सहभागिता से कई लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन करके, किसी ने सरिया दिया, किसी ने ईंटें दिया, तो उन्होंने ही कंस्ट्रक्शन करके हमको दिया है। 4 दिन पहले मैंने ऑर्डर भी पास किया था इस बिल्डिंग का कंट्रोल होने के बाद। तो अस्थायी चौकी रहेगा, ये अस्थायी एवं देखरेख चौकी रहेगा। जल्दी से जल्दी हम इसमें चौकी प्रभारी को भी नियुक्त करेंगे। तो जनकट और आसपास के गांव जो हल्का जनकट पड़ता था, हल्का जनकट जो कोतवाली कटीमा में पड़ता था, उनके लिए एक चौकी का आ गया है। बहुत अच्छी उपलब्धि है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को पुलिस की सर्विसेज जो है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज, शिकायतें हो गया, आपका पासपोर्ट बनाना, वेरिफिकेशन बनाना, लाइसेंस बनवाना, ये अब खबर लालगुआ से है, जहां किन्नर समाज के लोगों ने फर्जी किन्नर पर गलत तरीके से जबरन अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने आम जनता से वसूली करने वाले फर्जी किन्नरों को पकड़कर पुलिस प्रशासन को सौंपने की अपील भी की है। दरअसल लालगुआ विधानसभा क्षेत्र के गोलापुर स्थित आयोजित भंडारे में पहुंचकर गोलापुर किन्नर समाज के गुरु
कशिश ने ये बताया कि बीते कुछ दिनों से ग्वालापुर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जजमानों से फर्जी और ढोंगी किन्नर बनकर अवैध रूप से वसूली की जा रही है और जजमानों से जबरन मोटी रकम की वसूली भी यहां पर की जा रही है। ऐसा ही एक मामला उनके संज्ञान में भी आया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने उनसे जानकारी मांगी थी। कुछ किन्नर हैंगे जो मेरे हल्द्वानी के हो सकते हैं, क्या इधर आसपास के हो सकते हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे इलाके में मेरी मतलब छवि ख़राब कर रहे हैं और बोलते हैं क्या बोलते हैं ये दे दो वो दे दो। मैं तो थी नहीं यहाँ पर, तो इस बारे में सर ने बुलाया था तो बातचीत करी थी, वो तो हो गया। मतलब मैं चाहती हूँ जितने मेरे गोला पार के हैंगे जजमान मेरे, उनसे हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि जब तक कशिश किन्नर नहीं होए तो जब तक किसी को भी बधाई नहीं दी जाए और कोई आके आपको परेशान करता है तो सीधे 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुला के उनको पकड़वाया जाए, क्योंकि उससे मेरी छवि ख़राब हो रही। क्योंकि मैं अकेली आती हूँ कि मेरे संग आते तो मेरे चेले नाते मेरे साथ आते हैं और पीछे कोई आए तो उसको बधाई नहीं दी जाए। प्रशासन से बस यही कहती हूँ, क्या बोलते जो मेरे साथ ये किन्नर मुझे परेशान कर रहे हैंगे इनके लिए प्रशासन से बस यही चाहती हूँ, क्या बोलते हैं ऐसे लोग जो मेरी छवि खराब कर रहे हैं कार्रवाई हो सख्त। और क्या बोलते हैं जो मेरे जजमान को परेशान कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है उनकी और मुझे बदनाम करा जा रहा है। यहाँ पे गोलापार में कुछ इलाहाबाद के किन्नर आन के हमें परेशान करते हैं, हमारे जजमान को परेशान करते हैं, बधाई मांगते हैं, इतना मांगते हैं, उल्टी सीधी बातें बदतमीजी करते हैं। बस मेरे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और मेरी गुरु को परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। इन लोगों को बस जो भी करना है आप कीजिए, मुझे प्रशासन से यही। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां रात्रि में गंगोत्री धाम में बर्फबारी देखने को मिली है। वहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में स्थित सूर्यकुंड का अपना एक अलग ही महत्व बताया गया और गंगोत्री धाम में आए श्रद्धालु इस कुंड का दर्शन जरूर करने के लिए आते हैं। इस कुंड के बारे में पौराणिक मान्यताएं भी है कि जब राजा भागीरथ की 1000 साल तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा को धरती पर भेजा था, तो उस समय मां गंगा का वेग बहुत अधिक तेज था, जिसके कारण धरती में निवास करने वाले मानव और जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया था। उनको बचाने के लिए भगवान शंकर ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था, जिसके कारण मां गंगा शिव की जटाओं में कैद हो गई थी। साथ ही इस स्थान पर सूर्य की किरणों से अद्भुत जो है इंद्रधनुष की रचना भी साफ तौर पर दिखाई देती है और इसी कारण से लोग गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं। सूर्यकुंड के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु जो है वो गंगोत्री धाम में पहुंचते हैं। पहले के टाइम में ज़माने में कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले इसी जगह को गौरीकुंड बोला जाता था। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि इस जगह को सूर्यकुंड बोल रहे हैं, तो कौन सा वाला सूर्यकुंड है, कौन सा वाला गौरीकुंड है, ये थोड़ी रिसर्च का विषय हो गया है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात की जाए तो इस जगह की बात यह है कि भगीरथ महाराज की तपस्या से जब गंगा जी पृथ्वी पर आई थी तो उनका बहाव और उनका वेग काफ़ी तेज़ था। तो शंकर जी ने दोबारा से मनुष्य जाति को बचाने के लिए गंगा जी को अपने जटाओं में समेटा था यहाँ पे, और ताकि मतलब गंगा जी का बहाव एक नियमित रूप से बहता रहे और मनुष्य जाति को उससे लाभ होता रहे सदियों तक, जो कि अब तक होता जा। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हेलीकॉप्टर से खटीमा पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नेपाल बॉर्डर के पास लोहिया हेड से शारदा जल विद्युत परियोजना के पास बने हेलीपैड पर उतर गया। जी हां, आपको बताएं कि लोहिया हेड में उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी में बिजली का काफी खपत हो जाती है, जिसके कारण बिजली की कमी का सामना लोगों को करना पड़ता है और बिजली की कमी को दूर करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं में किस तरीके से बिजली का उत्पादन हो सके, इसका जायजा लेने के लिए उन्होंने खटीमा में शारदा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण कर दिया। जी हां, आपको बताएं, साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की है, ताकि जब गर्मी ज्यादा हो तब बिजली किस तरीके से बनाई जाए और अलग अलग स्रोतों से बिजली का उत्पादन हो सके, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं और विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों से संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि जल विद्युत परियोजनाओं का लाभ किस तरीके से
अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को मिल पाए। तो वहीं यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण, बिजली चोरी के मुद्दे पर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार कार्रवाई अब शुरू कर दी है। जी हां, इसी के तहत यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण के दौरान एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यूपीसीएल की ओर से बिजली चोरी रोकने को लेकर इस समय लगातार कवायद तेज कर दी गई है। यूपीसीएल का कहना है कि प्रदेश में ऊर्जा की खपत ज्यादा है और उसके सापेक्ष उत्पादन कम होने की वजह से यूपीसीएल लगातार ऐसे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है जो बिजली चोरी में संलिप्त पाए जाते हैं। यूपीसीएल की अधिशासी अभियंता पूजा रानी ने कहा कि उपभोक्ताओं की तरफ से मिली शिकायत के अनुसार जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो हमने बिजली चोरी करते हुए एक उपभोक्ता पर कार्रवाई कर दी और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों में कोई उपभोक्ता पाया जाता है तो जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोग इस तरीके की हरकतें दोबारा ना करें, क्योंकि बिजली चोरी को लेकर यूपीसीएल पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रहा है और जिन क्षेत्रों में लोग इस तरीके से चोरी करके बिजली का उपयोग करते हैं उन्हें पकड़ने का काम अब लगातार किया जा रहा है। हालांकि अभी उत्तराखंड में एक आदमी को, एक अभियुक्त को पकड़ा गया है और अगर इस तरीके से उपभोक्ता लगातार जो बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो यूपीसीएल इन पर और सख्त जुर्माना लगाने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी लाने वाला है। एक्चुअली ये हमारी रूटीन चेकिंग है जो भी हमारी चल रही है ना, और अगर हमें सूचना के आधार पर अगर कहीं पाया जाता है कोई भी कि लाइन हमारी डायरेक्ट है या कुछ भी है या कोई मिसयूज़ ऑफ टैरिफ में वर्क हो रहा है तो उसको हम जांच के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आके अपनी जाँच की तो अभी इसके आधार पर जो है डायरेक्ट कनेक्शन पाया गया तो उसी के आधार पर हम अपनी जाँच। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।